तो चलिए आज देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो विशेषता पिछले वीडियो में जो बताए थे उसमें 3 विशेषता के बारे में बताए थे, जिसमें पहला था गैस का निर्माण, दूसरा था अवक्षेप का बनना और तीसरा था रंग में परिवर्तन, और चौथा जो है वो है ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन जो होता है इस आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। ताप में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 तरह की होती है। एक में होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है। तो पहले चलते हैं, इसके बाद देख लेते हैं कि क्या परिभाषा रहता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से उत्पाद के रूप के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जिसके होने से, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उत्पाद के साथ साथ उत्पाद बनेगा और साथ साथ में ऊष्मा का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण होता है यहाँ। तो जैसे मेथेन गैस को अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जल बनेगा और हमको कुछ ऊष्मा मिलेगा, हीट मिलेगा। फिर दूसरा क्या है, ग्लूकोज का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और साथ में ऊष्मा मिलता है। ये शोषण वाला है, शोषण में पढ़े होंगे। शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा, ये जो ऊर्जा होता है कुछ एटीपी के रूप में जमा होता है और कुछ हमारा शरीर ऊष्मा के रूप में इसको बाहर करता है, जिससे हमारा बॉडी गर्म रहता है। तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा इनसे निकलता है। एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि ऊष्मा अपने आप अवशोषित होता है, मतलब अभिक्रिया में हमको ऊष्मा देना पड़ता है फिर जाकर अभिक्रिया होता है। लेकिन ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, इसमें अभिक्रिया होगा तो ऊष्मा बनेगा, जबकि ऊष्माशोषी में होता है ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा अभिक्रिया होगा। तो जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो है ये जल से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल या भखरा चूना जिसको बोलते हैं, और साथ में ऊष्मा होता है। तो जब देखेंगे कि चूना को पानी में घोला जाता है तो वो चूना कुछ देर के लिए खौलता है, तो वो जो खौलता है उसमें गर्मी भी निकलता है, वो होता है ऊष्मा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या परिभाषा रहता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से उत्पाद के साथ साथ यानी ये उत्पाद बन रहा है, ये अभिकारक है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया होगा तो इधर उत्पाद बनेगा। हमेशा बताए थे अभिकारक जो होता है बाईं ओर होता है, दाईं ओर होता है हमेशा उत्पाद। तो ये बन रहा है उत्पाद और उनके साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। तो इनके साथ साथ ऊष्मा बन रहा है। मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और साथ में ऊष्मा बनता है। इनका निर्माण होता है तो वो कहलाता है ऊष्माक्षेपी। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, जबकि ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होगा उसमें हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये भी इनसे पहचान सकते हैं कि बाईं ओर लिखा है कि दाईं ओर। जैसे ये दाईं ओर लिखा हुआ है तो ये होगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा निकलेगा। अगर वही बाईं ओर लिखा होता है जिसका मतलब होगा वो ऊष्माशोषी है, अर्थात ऊष्मा देंगे तो अभिक्रिया होगा। और देख लेते हैं आगे जाके ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या। तो ए नंबर में देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये वो अभिक्रिया होगा जिसमें ऊष्मा दे के हमको अभिक्रिया कराना पड़ेगा, वो हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जैसे फेरस है, ये फेरस और ये है सल्फर। फेरस और सल्फर का अभिक्रिया कराएंगे ऊष्मा की मदद से तो बनेगा फेरस सल्फाइड। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि लोहा का अभिक्रिया जब सल्फर से कराया जाता है तो बनता है फेरस सल्फाइड, और ये अपने से अभिक्रिया नहीं होता है जब तक उसको गर्म नहीं किया जाता। तो गर्म करने के लिए ऊष्मा का आवश्यकता पड़ता है, या यहाँ पर डेल्टा के द्वारा भी सूचित कर दिया जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बनता था, इसमें अब ऊष्मा अवशोषित होगा तभी जाके ये काम होगा। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको ऊष्मा दिया जाता है यानी ऊष्मा शोषी है, ये भी ऊष्मा ग्रहण करेगा और बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है सिल्वर क्लोराइड और इसको ऊष्मा जब देंगे सिल्वर क्लोराइड को बनेगा सिल्वर और साथ में क्लोरीन। तो ये कुछ उदाहरण है जो कि ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया का उदाहरण में आ जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर फेरस है, ये सल्फर है, दोनों अभिक्रिया करेगा उष्मा की मदद से, यानी जब तक इसको उष्मा नहीं दिया जाता है तब तक ये अभिक्रिया नहीं होता है और ना ही हमारा फेरस सल्फेट बन के तैयार होगा। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के लिए वहाँ पर उष्मा का आवश्यकता पड़ता है और टूट के ये बनता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जिसको चूना बोला जाता है, और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बनता है सिल्वर, और ये क्लोरीन गैस जो कि वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, ये भी वायुमंडल में मुक्त हो जाता है कार्बन गैस। ये गैस में भी देखे थे क्योंकि ये एक तरह से गैस का विशेषता भी बताता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल रहा था, और ये ताप में परिवर्तन वाला भी काम कर लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो इसका देखे थे पहचान कैसे करना है, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह का ये अभिक्रिया होता है ताप के आधार पर। तो एक देखे तो ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकल रहा था, ये है ऊष्माशोषी जो कि ऊष्मा को ग्रहण करके तब अभिक्रिया करता है। तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकल रहा था इधर, यानी अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलता था, इसमें ऊष्मा देंगे तब जाके अभिक्रिया होगा, और ये हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, इस साइड लिखा जाता है। ऊष्माशोषी में हमेशा बाईं ओर लिखा जाएगा, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। आगे देखेंगे हम। तो अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, अब देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसमें कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब होता है कि अगर किसी अभिक्रिया में कोई अगर तत्व भाग ले रहा है तो उस पदार्थ का हम पदार्थ का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि उसका संकेत लेंगे। जैसे हाइड्रोजन भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो वहाँ पर हम उस स्थिति में क्या करेंगे कि ऐसे हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिखना है। इसमें कहता है पदार्थ के संकेत, उस पदार्थ का संकेत लेना है। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, तो हमको ये लेना है, ना कि उसका नाम लेना है। तो या फिर अगर कोई यौगिक है जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज वहाँ पर लिखना नहीं है बल्कि ग्लूकोज का वहाँ पर सूत्र ले लेना है। इसकी सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी कि इन संकेत का उपयोग करके हम उसका छोटा सा रूप लिखेंगे। संक्षिप्त निरूपण वही होता है, छोटा सा रूप जो लिखेंगे उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे अगर इसको देखा जाए तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये बनेगा जल, ये देखने में बड़ा है। अब इसी को हम छोटा सा, इसी को हम लिखते हैं शॉर्ट में, जैसे हाइड्रोजन का H लिख लिए प्लस ऑक्सीजन और ये बन गया जल। यहाँ पर संतुलित कर दिया जाता है इसे, और H2O2 2H2O और यहाँ पर लग जाएगा 2। इस तरह से अभिक्रिया, तो ये उसका छोटा सा रूप हो गया, बहुत छोटे जगह में आ गया, और ये अभिक्रिया हो गया, बन गया। जबकि यही जो था बहुत बड़ा हो गया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल, लिखने में भी झंझट हो जाता है और जगह भी ज़्यादा ले लेता है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में बहुत कम जगह लेता है और मेहनत भी इसमें कम लेता है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है पहले देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का क्या तरीका होता है। तो पहला नियम होता है कि लिखने के पहले हमको, जब लिखना होता है तो उससे पहले हमको दो चीज़ का पहचान करना पड़ता है, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। जब तक अभिकारक और प्रतिफल नहीं हम पहचान पाएंगे तब तक रासायनिक अभिकरण को लिखा ही नहीं जा सकता है। तो रासायनिक अभिकरण में अभिकारक को पहचानना जरूरी होता है और प्रतिफल को पहचानना जरूरी होता है। दूसरा होता है अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, जो भी होता है। जैसे ये बाईं ओर है तो इसका मतलब ये क्या है, अभिकारक है। और जो प्रतिफल होता है वो उसको हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये प्रतिफल है, ये दाईं ओर है। तो देख लीजिए अपने हिसाब से, ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर। तो बाईं ओर जो होगा अभिकारक होगा, दाईं ओर जो होगा प्रतिफल होगा। ये नियम हो गया। समीकरण को लिखने से पहले क्या देखना है, इसमें अभिकारक कौन होता है और प्रतिफल कौन होता है। जैसे हाइड्रोजन अभिकारक है और जल प्रतिफल है, उसी तरह ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों अभिकारक ही है, और ये जो बन रहा है इधर ये प्रतिफल है, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। उसके बाद क्या करना है, पहचान लेंगे। उसके बाद हमको इसको लिखना पड़ेगा कि किसको किधर लिखें। तो अभिकारक जो होगा उसको बाईं ओर लिखना है और जो प्रतिफल बनेगा हमारा उसको दाईं ओर करना है। उसके बाद तीसरा कहता है अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग दिखाने के लिए
तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीर चिन्ह, जैसे यहाँ पर अभी तीर चिन्ह का इस्तेमाल किए थे, तो यहाँ पर भी तीर चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तीर चिन्ह बताता है कि इसके बाएं, तीर चिन्ह के बाईं ओर जो है वो अभिकारक है, और तीर चिन्ह के दाईं ओर जो है वो प्रतिफल है। उसके बाद सभी अभिकारक के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जितना भी अभिकारक हो उसके बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 4 गो है, a प्लस बी प्लस सी, इधर बनेगा ए बी सी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये अभिकारक है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर माइनस नहीं दिया जाता है, नहीं गुना दिया जाता है, नहीं भाग, बल्कि यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी अभिकारक रहेगा उस सब के बीच प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह 5वां जो रूल कहता है उस सभी प्रतिफल के बीच भी धन चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके बाद इधर जितना भी बनेगा, जैसे मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ बन रहा है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, या फिर ऐसा बोले कि ए बी से अभिक्रिया कर रहा है तो ए बी बनेगा, और सी डी से अभिक्रिया कर रहा है तो सी डी बनेगा। तो इसको यहाँ पर गुना भी नहीं देना है, भाग भी नहीं देना है, यहाँ पर भी इसको इस तरह से दिखा देना है, यानी कि ए बी अभिक्रिया करके ए बी बना लिया, सी डी अभिक्रिया करके सी डी बना लिया। इन दोनों को अलग दिखाने के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो बनेगा इधर प्लस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद कहता है इतना सब करने के बाद समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। इसके बाद समीकरण को संतुलित भी करना पड़ता है कि उसको बराबर, जैसे बैलेंस की है यहाँ पर, जैसे अगर देखें तो जैसे हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस था, ये मिलके बन गया जल, ठीक है, जल मिल गया। क्या ये बराबर है? क्या इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर 2 हाइड्रोजन है? हाँ ये है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, क्या यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है? नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, तो असंतुलित है ये। तो इसको संतुलित करना पड़ता है। संतुलित करने के लिए अगला चैप्टर है, उसमें हम बताएंगे संतुलित कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए कर देते हैं इसको। जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तो हम कुछ लिख नहीं सकते, बल्कि इसको आगे में लिखना पड़ेगा हमको। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का काउंटिंग भी बढ़ गया। हाइड्रोजन पहले 2 था, अब 2 दूनी का 4 हो गया, तो हमको यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके। अब ऐसा जब हो जाएगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण कंप्लीट हो गया। इसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं, और ये पूरा तरह से संतुलित है। तो रासायनिक समीकरण का अगर देखें तो परिभाषा तो वही कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग ले रहे हैं उस पदार्थ का हमको संकेत लिखना है या फिर सूत्र लिखना है। जैसे ग्लूकोज भाग लेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो हम वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे, ना ही ग्लूकोज लिखेंगे, बल्कि उसका सूत्र लिख देंगे। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6, और ये अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो बनेगा CO2, बनेगा जल और बनेगा ऊर्जा। तो इसको हमको इस तरह से लिख देना होता है, ना कि इसका बड़का हम लिखेंगे नाम ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसमें बहुत बड़ा हो जाता है और अभिक्रिया ऐसा में हो भी नहीं सकता है। तो उसका संकेत लिख देना, जैसे ऑक्सीजन का संकेत लिखे, सूत्र ग्लूकोज का, जिसका जो यौगिक होगा उसका सूत्र हो जाता है। तो अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दिखा दिए, इतना ही जगह में हो गया पूरा। अगर इसका नाम लिखते तो बहुत बड़ा जगह हो जाता है। तो संक्षिप्त निरूपण जो होगा, इतना सारा शॉर्ट रूप, यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। नियम बता दिए क्या क्या होना चाहिए। अभिकारक जितना भी होता है उसके बीच धन चिन्ह, जितना भी प्रतिफल बनता है उसके बीच भी धन चिन्ह। प्रतिफल और अभिकारक को अलग करने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट में समीकरण को संतुलित भी करना पड़ता है। पहले अभिकारक और प्रतिफल का पहचान करना पड़ता है। अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है।